लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये बेटा हम लोग का जनरल, हम लोगों ने इसके बारे में जनरल तरीके से इसको प्रूफ किया था, ठीक है, कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। आज बेटा हम लोग इसके बारे में और पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी और अदर चीज़ें क्या होंगी, इसको बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बेटा जनरल तरीके से आपको बता दें, इन जनरल वे W इज इक्वल टू होता है एफ एस। हम इसकी SI एक्चुअली इसकी यूनिट्स पता करने जा रहे हैं बेटा। इसको कुल मिला के 3 यूनिट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग SI यूनिट के बारे में बात करेंगे, दूसरी हम लोग इसकी CGS यूनिट के बारे में बात करेंगे, और तीसरी इसकी बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर 3 यूनिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है इसकी SI यूनिट, कि SI यूनिट इसकी कितनी होगी बेटा। देखो ध्यान से, हमने डिस्कस किया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ की यूनिट होती है न्यूटन और एस की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है बेटा जूल, ठीक है, JOULE। ये हो गया इसकी SI यूनिट। नेक्स्ट आता है इसकी CGS यूनिट। W इज इक्वल टू एफ एस। एफ की यूनिट होती है डाइन और एस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग। ओके, ये होगी इसकी CGS यूनिट। और नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल यूनिट बेटा। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर आप F को KGF में ले लें, किलोग्राम फोर्स में, और S को मीटर में ले लें, तब इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम फोर्स मीटर। ओके, तो ये कुल मिला के बेटा हम लोग 3 यूनिट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें ये जानना है कि स्पेशल कंडीशंस इसके कौन कौन सी हैं। देखिए बेटा, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। अब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा अगर है, तो हमें ये जानना है कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में अगर हम तुमसे ये कहें, या ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आपका उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया। यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा, वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों से समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। बॉडी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर रही है ये डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन लगाएगा? कोई पर्सन लगाएगा ना, पर्सन अपनी तरफ खींच रहा है। इसको समझने के लिए बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन बना देते हैं और ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। यहाँ पे दोनों में एंगल थीटा कितना है? यहाँ भी 0 डिग्री है। और तब उस केस में हमारे पास W इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। यानी कि इस केस में आपको, ये कौन सा केस है बेटा? जब आपका फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम डायरेक्शन में अगर हो, तो उस केस में आपको वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? F इंटू एस होती है। कई बार F इंटू डी भी लिखा जाता है बेटा। तो मुझे लग रहा है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा। आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फ्रिक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा।
कई बार क्या होता है कि आपका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ है, आपने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना शुरू किया। आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, भले वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, यानी बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसके ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट तो आपका आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन इस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा। ये क्या है बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका ये मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस केस में थीटा कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। हम एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे बेटा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाते हो तो होता क्या है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। उस केस में भी एंगल कितना है? 180 डिग्री है बेटा। और तब उस केस में आपका जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा वर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एस इंटू कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। कॉस 180 की वैल्यू -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बेटा? -F इंटू एस। आपको ये लाइन भी समझ में आ गई कि नेगेटिव वर्क डन आपको कब मिलेगा? जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब आते हैं लास्ट केस। क्या होगा अगर हम आपसे ये कहें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे हम एक कुली का एग्जांपल लेते हैं, तो कुली क्या करता है बेटा, अपने सर पे, ये इसके 2 पैर हो गए और इसने यहाँ पे अपना बोझ लगाया हुआ है, सपोज करो ये बोझ है बेटा, तो इसकी ग्रेविटी का डायरेक्शन ये है देखो, लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डायरेक्शन है। यानी इस केस में एंगल कितने का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये कितना वर्क डन होगा बेटा, हमें ये जानना है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब 90 डिग्री पर है। तो W बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। यानी ग्रेविटी यहाँ पे 0 वर्क डन करेगी। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर पर्सन ग्रेविटी की वजह से कोई वर्क डन उस पर नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम इसी पर बेस दे सकते हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट है, वो उस सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रही है। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रहा है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, आपको पता है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। इस वजह से यहाँ भी वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स Fs cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो इसका मतलब जैसे मून है, अब मून हमारे अर्थ के चारों तरफ अगर मूव कर रहा है, तो हम अगर ये पूछा जाए कि मून पे कितना वर्क हो रहा है, तो आप कहेंगे मून पे 0 वर्क हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर 0 फोर्स लगाएगी। थैंक यू बेटा।